जिस दिन ईवीएम हट गई मोदी का पता नहीं लगेगा। और दावे के साथ कह रहा हूं, जिस दिन ईवीएम हटी, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, चुनाव का रिजल्ट आने से पहले मोदी और अडानी और अंबानी और इसके जितने भी चेले चंटे हैं सबसे पहले जहाज करके यहां से भागेंगे देश छोड़ के, कि इन्हें मालूम है तुम्हारा क्या होने वाला। इस देश में महंगाई का कारण मोदी, इस देश में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण मोदी, इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं का जो बंटाढार हो रहा है उसका असली जो गुनहगार है मोदी। इस देश में किसानों की बर्बादी का मोदी। किसान आ नहीं सकते, शंभू बॉर्डर पर कई महीने से बैठे हैं। अकेला केजरीवाल ही जिम्मेदार थोड़ी है। दिल्ली में तो 3 सरकारें चलती हैं, एक केंद्र की सरकार जो मोदी बैठा, दूसरा ये केजरीवाल जो राज्य सरकार में, और अब तो एमसीडी की भी सरकार में यही आ गया। पहले तो कहता था कि एमसीडी में मुझे लाओ, सारे कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। तो लिया है तुझे 1 साल से, क्या कर रहा, मक्खी मार रहा। जिस दिन ये कह दें आज के बाद में सफाई बंद, जब तक हमें पक्का नहीं किया जाएगा कुछ नहीं करेंगे। और अपने रिश्तेदारों से भी बाहर कहते हैं कि यहाँ दिल्ली में झांकने की जरूरत नहीं है, जब तक हमें हमारा हक ना मिल जाए सरकार 3 दिन में घुटनों में आ जाएगी। दुखी है, पीड़ा से भरपूर है, पर लड़ने को तैयार नहीं है। तुम्हारी लड़ाई दूसरा क्यों लड़ेगा भाई? 4 घंटे नहीं दे सकते तुम, और चाहते हो कि तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कोई भी आके कर दे। क्यों करेगा कोई तुम्हारे लिए? क्यों लड़ेगा तुम्हारे लिए? सबसे ज्यादा धन्यवाद जो इस समय यहां इस स्टेडियम में बैठे हैं, विशेषकर भारतीय किसान यूनियन अंबावता के साथी जो अभी तक यहां पर बैठे हैं, बेला स्टेट के साथी जो मेरी महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो सब बैठी हैं, उनका धन्यवाद। और भी जो साथी इस समय यहां बैठे हैं, दिल से उनका धन्यवाद। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, इस देश में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित और जुझारू साथी और मंच के सामने बैठे हुए भी मेरे सभी बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, बच्चे, सभी क्रांतिकारी साथी, आप सभी को मेरा जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, अभी आप इतनी देर से सब लोगों की समस्याएं सुन रहे, वो बेचारे आईटी असिस्टेंट थे, कितनी जोर जोर से रो रहे थे, 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी, काम खूब कराते हैं। वाकई में वो इस दिल्ली में जो स्कूल चल रहे हैं, वो स्कूल ठप हो जाएंगे अगर वो एक दिन भी काम बंद कर दें। वो रीढ़ हैं, एक तरह से काम कर रहे हैं, सारे काम वही करते हैं, पढ़ाने के अलावा जो बाकी काम है वो यही करते हैं। अभी आपने देखा मार्शल वाले बेचारे रो के गए, कितनी जोर जोर से रो रहे। 2 ही आदमी आए गिनती के, हाँ आ रही समझ में? आप हाँ मैं समझ रहा हूँ, वो 1 2 3 4 होंगे। ये वही लोग हैं जिनके साथ हम पूरी मजबूती से खड़े हुए, लड़े इनके लिए, लेकिन आज की तारीख में इनकी ही लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ खड़े हैं, आने को तैयार नहीं है। अभी ये केजरीवाल की गाली दे रहे हैं, केजरीवाल को करे उसी के पीछे तुम हिलाते फिर रहे हैं ये सारे के सारे। मैं मुंह पे कह रहा हूं आपको, ये है इनकी स्थिति। मतलब जो आदमी है, दुखी है, पीड़ा से भरपूर है, पर लड़ने को तैयार नहीं है। तुम्हारी लड़ाई दूसरा क्यों लड़ेगा भाई? 4 घंटे नहीं दे सकते तुम, और चाहते हो कि तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कोई भी आके कर दे। क्यों करेगा कोई तुम्हारे लिए? क्यों लड़ेगा तुम्हारे लिए? जब बुलाते हैं आते नहीं हैं, और जब आते भी हैं मिलते भी हैं तो आपस में इतनी राजनीति करते हैं, आप जो हैरान रह जाएंगे राजनीति इनकी देख के। सारे के सारे दुखी हैं। हम सिर्फ यही बात कह रहे हैं, सब दुखी एक जगह इकट्ठे हो जाओ। अरे रो रहे हो तो अकेले अकेले काहे को रो रहे हो यार? मिलके ही बैठ के रो लेंगे ना, कहीं तक तो आवाज जाएगी। 1-2 की आवाज कहां तक जाएगी? ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सिर्फ अपनी समस्या की बात कर रहे हैं, किसी और की नहीं कर रहे। आपने देखा ताली बजी तो उन्होंने ताली बजाई, इधर वाले चुप बैठे रहे, जब इन्होंने ताली बजाई तो वो चुप बैठे रहे। देख रहे हो आप हालत? फिर भी लड़ने की बात करो।
जीतने की बात कर रहे हो। ये बैठे हैं सामने, आपके मंच के पीछे बैठे हैं सोफा पे, ये मणिपुर के लोग हैं। ये मणिपुर का वो परिवार के लोग हैं जिनके परिवार के बहन, माँ, बेटी, उनकी अभी महीने भर पहले ही किडनैप करके हत्या कर दी गई और मारने के बाद लाश नदी में फेंक दी गई। आज हमारे बीच में ये बैठे हैं। कोई बोला मणिपुर की समस्या पे? राणा साहब को छोड़ के ये मणिपुर की समस्या हमारी नहीं है। मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है। मणिपुर हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है क्या? लेकिन हमें वहां कुछ भी होता रहे, कोई किसी को लेना देना नहीं है। और मणिपुर की तरह और ही प्रदेश जहां इन सरकारों ने जानबूझकर हिंसा करा रखी है। इस देश का बेशरम प्रधानमंत्री ये कहता मणिपुर तो 2 जातियों का संघर्ष है। अबे 2 जातियों का संघर्ष है तो भी उसे रोकने के लिए तू है ना? नहीं है तो छोड़ के जा परे को, काहे को बैठा है? ये भी तो समस्या है ना। इसी के लिए तो सरकार होती है, प्रदेश सरकार होती है, केंद्र की सरकार होती है, अदालतें होती हैं। और काय के लिए है ये सारे के सारे? अगर सुनने को तैयार नहीं है तो। लेकिन सुनने को तैयार नहीं, कोई नहीं सुनेगी। चंद्रचूड़ ने बताया कि तुम चिंता मत करो, हम सारे ही मिले हुए यार मेरे, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अदालत हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, नेता हो, पूंजीपति हो, सब मिले हुए सारे के सारे। तो तुम्हें दिखाई नहीं था जब सारे मिले हुए हैं, बेईमान सारे मिले हुए हैं, तो तुम दुखी क्यों नहीं मिल जाते हो सारे के सारे? तुम्हें की दिक्कत क्या है? तुम सारे दुखी जिस दिन मिल गए, मैं दावों के साथ कह रहा हूं, एक साथ इकट्ठे होकर जिस दिन चल दिए, जिस सड़क जिस गली से निकल जाओगे, सरकारों की पेंटें गीली हो जाएंगी। ये ताकत है तुम्हारे अंदर। पर अपनी ताकत को तो समझो, अपने आप को तो समझो यार मेरे। नहीं समझते तभी ये हाल होता है। मैं इतने समय से देख रहा हूं, बहुत लोग मैंने लड़ने वाले लोग देखे, यहां साथी आए हैं, उनके कुछ साथी सुशील जी हैं, रवि जी हैं, जो यहां पे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो नर्सिंग अर्दली हैं, स्वीपर, ये कितने लोग हैं? मात्र 578 के लगभग लोग हैं, 578 या 585। 6 महीने इतनी कस के लड़ाई लड़ी। दिल्ली सरकार का जो स्वास्थ्य निदेशालय है कड़कड़ डूमा कोर्ट के सामने, हमारे साथ ये लोग 6 महीने धरने पर बैठे रहे। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आती थी। मैंने ऐसे लड़ने वाले नहीं देखे किसानों के बाद, जिस तरह से ये लड़ने वाले। और नतीजा उसका यह हुआ कि माननीय कपिल जी के नेतृत्व में उनको सारी चीजें मिली, नौकरी वापस मिली। अब ये 2200 के लगभग लोग थे जो आईटी वाले, ये तो मतलब इनका ये हाल है। अगर ये हथियार डाल दें, काम बंद कर दें, सरकार ठप हो जाएगी, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। पर नहीं कर पा रहे, डर रहे हैं। एक आदमी निकाल दिया तो सारे डर गए। एक आदमी इनका टर्मिनेट कर दिया, सारे डर गए। दूसरी तरफ आ जाओ, हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं। मैं सोच के हैरान होता हूं, इतने ताकतवर लोग हैं ये। अगर ये ईमानदारी से एक मुट्ठी बांध के लड़ाई लड़नी शुरू कर दे, सरकारें इनके सामने बिल्कुल बेकार है, कुछ कर ही नहीं सकती। सफाई कर्मचारी दिल्ली में लगभग टोटल मिलाए तो 5 लाख सफाई कर्मचारी हैं, और अगर एमसीडी की बात करें तो लगभग 60,000 सफाई कर्मचारी हैं। ये 60,000 सफाई कर्मचारी जिस दिन ये कह दें आज के बाद में सफाई बंद, जब तक हमें पक्का नहीं किया जाएगा कुछ नहीं करेंगे, और अपने रिश्तेदारों से भी बाहर कहते हैं कि यहां दिल्ली में झांकने की जरूरत नहीं है, जब तक हमें हमारा हक ना मिल जाए। सरकार 3 दिन में घुटनों में आ जाएगी, सब कुछ सड़ के जा पड़ेगा, पूरी दिल्ली नरक बन जाएगी। लेकिन ये सारे के सारे लड़ने को तैयार नहीं है। मैं बताता हूं तो मानने को तैयार नहीं है। इतनी ताकत है इनकी। दुख ये है साथियों, अब अकेला केजरीवाल ही तो बेईमान थोड़ा ही है, अकेला केजरीवाल ही जिम्मेदार थोड़ा ही है। दिल्ली में तो 3 सरकारें चलती हैं। एक केंद्र की सरकार जो मोदी बैठा, दूसरा ये केजरीवाल जो राज्य सरकार में, और अब तो एमसीडी की भी सरकार में यही आ गया। पहले तो कहता था कि एमसीडी में मुझे लाओ, सारे कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। तो लिया है तुझे 1 साल से, क्या कर रहा, मक्खी मार रहा? क्यों नहीं करता इन्हें पक्के? नहीं करेगा। और आपको मजेदार बात बताता हूं, अभी महीने भर पहले एमसीडी कमिश्नर से हमारी मीटिंग थी। आप देखिए अन्याय किस तरह से होता।
और कितने बेशरम कर्मचारी हैं, वो जो अधिकारी हैं कितने बेशरम हैं, सरकार कितनी निकम्मी है। आप निकम्मापन देखिए। आप मैं बताता हूं आपको। सफाई कर्मचारियों की मीटिंग हम लोग गए, कमिश्नर से मिलने बैठे, बात हुई। डिप्टी कमिश्नर थे, कोई पता नहीं नाम भूल रहा हूं, बड़ी अच्छी तरह से बात की उन्होंने। मैंने पूछा, भाई ये तुम कच्चों को पक्का करते हो, कोई नियम, कोई कानून, कोई कायदा कुछ तो होगा यार। माना किसी को जो आईएएस बनना है तो उसे कम से कम बीए होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पर तुम्हारा भी कुछ है? नहीं जी कुछ नहीं है। मैंने यार ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं साहब ऐसा है, हम ये कर रहे हैं कि जो 1998 से लेके और सन 2000 के बीच के लोग हैं ना, जो जब उसमें भर्ती हुए, उनको हम पक्का कर रहे हैं। और इसे नहीं बात, मतलब तुम्हारी मर्जी है कि जिसको चाहो भर्ती कर दो। और मैं इस मंच से पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जितनों को भी भर्ती इन्होंने पक्का किया है, सबसे 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए रिश्वत ली है, बिना उसके पक्का नहीं किया है। यह है इनकी स्थिति। तो कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है। जब ये आपके गूठे के नीचे आते हैं, आपके हाथ के नीचे आते हैं, दबाव में आते हैं या रिश्वत लेते हैं, तभी ये पक्का करते हैं। सो मैंने कहा सफाई कर्मचारी भाइयों को, अब 13 तारीख को आ रहे हैं ना इकट्ठे होकर, मैंने तो इनको 2 ही सलाह दी, बस 2 ही सलाह दी, और उसके अलावा इनका किसी की जरूरत नहीं, ये काम हो जाएगा। मैंने भाई सारे के सारे घर घर चलो, सब अपने ही तो भाई हैं, सबको बात करो, सबको बिठाओ, सबको समझाओ, भाई सारे मिलके आओ और सारे एक दिन काम बंद करके जो सिविक सेंटर है, एमसीडी का सेंटर, पूरी जो उनका हेड ऑफिस है, उसको घेर लो। ना तो किसी को अंदर जाने दो, ना अंदर से किसी को बाहर आने दो, और जब तक ये तुम्हें पक्का ना कर दें तब तक हिलो ही नहीं। पर ये भी ऐसे हैं कि चलने को करने को तैयार ही नहीं। कैसे समस्याओं का समाधान होगा साथी? और सरकारें क्या समझ रहे हो कि केजरीवाल और मोदी में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। जहां मोदी को लगता है कि यहां केजरीवाल फिट करना, वहां उसे जिता देते हैं। जहां उन्हें लगता है कि अब केजरीवाल की यहां जरूरत है तो जमानत दे के बाहर निकालते हैं, मुख्यमंत्री पद से हटाते हैं, हरियाणा में पूरा इलेक्शन लड़ाते हैं। अभी साथी क्या कह रही है, सब एक हैं, आरएसएस का ही आदमी है वो। ये केजरीवाल आम आदमी पार्टी आरएसएस की विंग है, उन्हीं के सब कुछ है। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा, होता रहेगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आप कितनी भी लड़ाई लड़ लेना, जिसमें जितना दम हो, कोई कुछ भी कर लेना, अगर इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, केवल ईवीएम मशीन से ही चुनाव होगा, तो तुम्हारी सारी मेहनत मिट्टी करने के लिए एक मोदी, दूसरा उसके साथ में तड़ी पार, और तीसरा उनका सबसे बड़ा गुलाम चुनाव आयोग, यही काफी है तुम्हारी सारी मेहनत को खत्म करने के लिए। इनको हटाना जरूरी है, मशीन को हटाना जरूरी है। इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, यह लड़ाई लड़ना जरूरी है, अन्यथा आप कुछ नहीं कर सकते। कर क्या रहे हो? कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के हाथ से छत्तीसगढ़ छीन लिया, मध्य प्रदेश छीन लिया, राजस्थान छीन लिया, और लोगों ने खूब ताकत लगाई, खूब वोट दी, लोकसभा चुनाव भी छीन लिया उनके हाथ से। छीना नहीं छीना, 4,65,46,000 वोटें बढ़ाई। राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलते इस पर, खड़गे साहब एक शब्द नहीं बोलते इस पर, सोनिया जी, प्रियंका जी, कांग्रेस का कोई आदमी एक शब्द बोलता नहीं है। आपको दिख नहीं रहा? 3 बड़ी एजेंसियों ने सिद्ध कर दिया सबूतों के साथ में कि किस कदर बेईमानी हुई है, और 4,65,00,000 वोटें बढ़ाकर बीजेपी 79 सीटें, 79 सीटें जीत के आई है। ये सीटें माइनस कर दो, बीजेपी अपने आप ही गड्ढे में गड़ जाएगी, 160-161 पर सिमट जाएगी। लेकिन एक शब्द इस पर नहीं बोलते, और यही देखते देखते हरियाणा उनके हाथ से छीन लिया। हरियाणा फिर भी नहीं जागे, फिर भी उसी आदमी से जाके, इलेक्शन कमीशन से जाके, यानी जो कातिल है, सरेआम कत्ल कर रहा है, उसी के सामने जाके हाथ जोड़ रहे हैं, भैया ये लाए हैं, तूने गर्दन काटी है, तू हमारा फैसला कर दे। आ रही समझ बात? और फिर इसके बाद में महाराष्ट्र, जिस कदर बेईमानी हुई महाराष्ट्र, हरियाणा में कितनी बढ़ाई वोटें? 14 लाख वोटें हरियाणा में बताएं, 20 सीटें जीती इस तरह से, बेईमानी से। और फिर इसके बाद में 76 लाख वोटें महाराष्ट्र में बढ़ाई, 76 लाख वोटें, और तभी जीत के आए हैं।
देश के लोग सो रहे हैं, पार्टियां सो रही हैं, सब अपने मजे में मस्त हैं। जो असली समस्या है उस पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। तो साथियों, मेरा मानना तो यही है, जब तक इस देश में ईवीएम मशीन से चुनाव होगा, तुम्हें या तुम्हारे अलावा देश में कोई भी हो, किसी को उसका हक नहीं मिलेगा। आज की तारीख में देश में जो शासन कर रहे हैं वो शासन करने वाले राजनेता नहीं हैं, वो छटे हुए गुंडे, बदमाश और लुटेरे हैं और लूट कर अपना घर भर रहे हैं। आपने कभी सोचा, मोदी जहां जाता है वो किराए के लोगों को इकट्ठा करके फूल बरसवाता, वो निकालता ना अपनी यात्रा पात्रा से जो निकालता 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर, और इधर से लेकर उधर तक लोग खड़े हैं, ढोल बजा रहे हैं। जिसके प्रोग्राम में कोई आदमी घुस नहीं सकता, उसके प्रोग्राम में अपनी मर्जी से कोई ढोल तमाशे बजाने वाला कैसे आ जाएगा? सब प्लांटेड हैं, सब पैसे से खड़े किए गए लोग हैं, और फूल बरसवाता जने पता नहीं कहां का किला जीत के आया। ये चीजें जब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे, इन चीजों के खिलाफ जब तक हम नहीं लड़ेंगे और एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे, आप कुछ भी कोशिश कर लेना, आपका कोई भी कदम कामयाब नहीं होगा। इस देश में महंगाई का कारण मोदी, इस देश में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण मोदी, इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं का जो बंटाढार हो रहा है उसका असली जो गुनहगार है मोदी। इस देश में किसानों की बर्बादी का मोदी। किसान आ नहीं सकते, शंभू बॉर्डर पर कई महीने से बैठे हैं। तो ये सारी स्थिति है। इस देश में हर तबाही, हर तरफ जो चल रही है उसका एक ही शख्स गुनहगार है मेरी नजर में। ये तो कीड़े मकोड़े हैं, केजरीवाल और ये जो है, मैं इन्हें कुछ नहीं समझता। एक ही शख्स की जिम्मेदार है, वो है मोदी। और मोदी जब तक है, जब तक ईवीएम है। जिस दिन ईवीएम हट गई, मोदी का पता नहीं लगेगा। और दावे के साथ कह रहा हूं, जिस दिन ईवीएम हटी, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, चुनाव का रिजल्ट आने से पहले मोदी और अडानी और अंबानी और इसके जितने भी चेले चंटे हैं, सबसे पहले जहाज करके यहां से भागेंगे देश छोड़ के, कि इन्हें मालूम है तुम्हारा क्या होने वाला है। यह है इस देश की सच्चाई। इसलिए साथियों, लड़ना होगा हमें, और लड़ाई क्या है हमारी, इसे पहचानना होगा। अगर हम लड़ाई नहीं पहचान पाते तो लड़ने का कोई मतलब नहीं है। लड़ाई पहचानना जरूरी है। और इस देश में लड़ाई है, बैलेट पेपर से चुनाव हो, मशीन का पूरी तरह से खात्मा हो, और ये राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन जो बैठा है, ऐसे लोगों का इलाज हो। ये जनता इलाज करेगी, जनता जिस दिन होगी। और साथियों, इसीलिए हम लोगों ने तय किया है, मैं नहीं जानता कि आप भी जितने बैठे हो आप भी आओगे कि नहीं आओगे, मुझे पता नहीं। ये मंच पे जो बैठे ये भी आएंगे कि नहीं आएंगे, पर फिर भी आज इस मंच से मैं ऐलान करता हूं कि ईवीएम के मुद्दे को लेकर 20 तारीख से, इसी 20 दिसंबर से दिल्ली से आंदोलन की शुरुआत होगी। और यह आंदोलन, इसका पहला चरण 20 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक होगा दिल्ली में, उसके बाद महाराष्ट्र में, और उसके बाद देश के अन्य कोनों में होगा। और ये यात्रा अब तभी समाप्त होगी जब ये अन्याय और अत्याचार पर आधारित जो मोदी सरकार है, योगी सरकार है या केजरीवाल सरकार है, ये जितने भी सरकारें हैं, इनका खात्मा होगा, तभी ये होगा खात्मा। साथियों, हमें लड़ना होगा ईमानदारी से। अगर हम ईमानदारी से नहीं लड़ते हैं तो हमें कुछ भी कहने का हक नहीं है। हम दो में से कुछ हो सकते हैं, या तो ईमानदार और या बेईमान। अगर बेईमान हैं तो कोई लड़ाई सफल नहीं होगी, और अगर ईमानदार हैं तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई सफल होगी। और इस देश के संविधान और लोकतंत्र को तबाह करने वाली जो पार्टी है, जो व्यक्ति हैं, उनको उखाड़ के फेंकेंगे। इतना ही मेरा आप सबसे कहना है साथियों। तो कमर कस लीजिए। मुझे नहीं जानता कौन कौन आएंगे, बड़े फोन पर तो बड़े बड़े मैसेज आ रहे हैं लोगों के, हम भी आपकी यात्रा में शामिल होंगे, हम भी आएंगे साहब, आएंगे। मैं देखूंगा कौन कौन आएंगे, सबके मैसेज आ रहे हैं, नाम पते आ रहे हैं, सबको फोन करके पूछूंगा भैया आओगे, क्योंकि व्यवस्था भी तो करनी है, रोटी पानी का भी तो इंतजाम करना सबका, जो आएंगे चलेंगे। तो साथियों, कोई आए ना आए, जो आएगा उसका धन्यवाद, जो आएगा उसे गले से लगाएंगे
और उसकी समस्या हमारी समस्या, उसका सुख दुख हमारा, और नहीं भी कोई आया तो अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर दिल्ली में, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पैसे से वो जगह बनाई थी, समाज को खरीद के दी थी, उसी जगह से, क्योंकि संविधान बनाने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उन्हीं के संविधान को खतरा है, यानी हम सबकी जिंदगी को खतरा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जहां उनकी पवित्र अस्थियां रखी हैं अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर, वहीं से 20 तारीख को 11 बजे ये यात्रा शुरू होगी, और उसके बाद वहीं पर पचकुया रोड पर जो वाल्मीकि मंदिर है उसमें हम जाएंगे, और उसके बाद से ये सारी यात्रा पहाड़ी धीरज होते हुए, पहाड़गंज होते हुए आगे बढ़ेगी, और 12 दिन तक ये यात्रा चलेगी। पूरी डिटेल आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। पर एक ही निवेदन फिर करता हूं, मैं अकेला भी चलूं तो कोई दिक्कत नहीं, पर 4 भी साथ में होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी बात, पर अधिक जितने होंगे हम सबका भला होगा, सभी का। तो जो भी आए हैं, जो मार्शल के साथी, जो अभी यहाँ बोल के गए मार्शल के साथी, भैया तुम्हारी दिक्कत जो है ना, ये केजरीवाल दूर ना करेगा, हम ही करेंगे, वो नहीं जानता तुम्हारी दिक्कत, हम जाने, समझे ना। ये तो मजे में जो आदमी 50 करोड़ रुपए अपने घर को शीशमहल बनाने में लगवा दे और कह रहा है 1 कमरे के मकान में रहूंगा, वो तुम्हारी समस्या कैसे हल करेगा भाई? नहीं करेगा। और वो किसानों की भी समस्या का हल नहीं करेगा। अगर करता तो किसानों को जो उनकी मांग है, जो 30,000 एकड़ 30,000 बीघा जमीन की बात अभी आपके सामने राणा साहब ने कही, वो जमीन उनको दे देता। अगर उस किसानों की समस्या को हल करता तो वो किसानों को जो मुआवजा मिलता है, वो मुआवजा बिल्कुल ऊंट के मुंह में जी रहा है। उसी जमीन जो दिल्ली की जमीन है, उससे लगी हुई हरियाणा की जमीन, वहां प्रति एकड़ मिल रहा 13 करोड़ रुपए मुआवजा, और दिल्ली में मिल रहा है 53 लाख, 1 करोड़ भी नहीं है, 53 लाख मुआवजा। दे नहीं देता। लेकिन साथियों, हम पूरी ताकत लगाएंगे। अगर यही आगे सरकार में तो इन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे, और अगर हम लोग आगे तो किसानों को 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उनको मुआवजा देंगे। साथियों, इसके साथ साथ और भी जो दिक्कतें हैं दूर किया जाएगा सर उनको, लेकिन दूर जब ही होंगी जब उन चीजों को समझने वाले, जानने वाले, मानने वाले आएंगे। मैं तो किसान हूं, आज आप मुझे वकील के रूप में देख रहे हैं। भला हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिनके पुण्य कर्मों की बदौलत इस देश में सर उठा के जीने का मुझे अधिकार मिला। भला हो मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दी जिनकी वजह से मैं वकील हूं। पर मैं एमए करते तक किसान ही था, अपने हाथ से हल चलाया, सारे किसान के काम किए। तो मैं तो किसान हूं, मैं जानता हूं उसकी दिक्कत क्या है, उसके दर्द क्या है। मजदूरों के बीच रहता हूं, मैं जानता हूं उनकी दिक्कतें क्या हैं। ये बैठे ना, इनके पास में सन 2014 से बेला स्टेट वाले जो हैं, मतलब लाखों की संख्या में लोग हैं। ये 1914 से 1914 यानी 110 साल हो गए इन्हें रहते हुए। इनके पास जमीन के कागज, इनके पास में जो आधार कार्ड, इनके पास में राशन कार्ड, इनके पास में जो है ये जो सिलेंडर है उसका कार्ड, ये वोट देते आए नेताओं को, नेता बनाते आए, और आज इन्हें बिना मुआवजा के या बहुत मामूली मुआवजा देके निकाल के बाहर कर रहे हैं। तो हम तो इनके साथ जानते हैं इनकी मजबूरी क्या है। इसलिए साथी, मैं आपसे आखिर में सिर्फ एक निवेदन करता हूं, सिर्फ एक निवेदन। अगर चाहते हो आपकी समस्याओं का समाधान हो, अगर आप चाहते हो सफाई कर्मचारी कच्चे जो हैं वो पक्के हों, आईटी असिस्टेंट उनको 6 महीने से जो तनख्वाह रुकी है वो तत्काल मिले, और इसके साथ में वो नियमित हों, पक्के हों, और इसके साथ साथ बाकी और भी जिनकी समस्याएं हैं, जो मार्शल वाले साथी हैं लगभग 12,000, इनको भी वापस नौकरी मिले और पक्की नौकरी मिले। तो साथियों, बेरहम बन जाओ और इन सरकारों पर विश्वास करना बंद कर दो, ये तुम्हें कुछ नहीं देंगी। एक बार डीसी कपिल पर विश्वास करो, एक बार भानु प्रताप सिंह पर विश्वास करो, एक बार महेंद्र सिंह राणा पर विश्वास करो, एक बार मनोज शेरावत पर विश्वास करो, चौधरी रणवीर सिंह साहब पर विश्वास करो, ये जो टीम के लोग बैठे हैं इन पे विश्वास करो। आओ हमारे साथ मिलकर लड़ते हैं और अपना हक मांगते नहीं, गर्दन पकड़ के छीन के ले लेते हैं। ये पंजा शेर की तरह बनाओ, छीन के ले लो, कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा साथियों। यही करना पड़ेगा, रोने धोने से अब कुछ होने वाला नहीं है साथियों।
कपिल साहब 2.5 लाख रुपए महीना की नौकरी छोड़कर आपका आंदोलन लड़ रहे हैं। मैं वकील हूं, मैं अगर आराम से वकालत करूं, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना कमा सकता हूं कि मेरी आने वाली कम से कम 2-4 पीढ़ियां तो आम से खा सकती हैं। फिर भी आपके बीच में हूं। क्यों? मैं जानता हूं और ये मानता हूं, मेरे लिए भी कुछ लोग लड़े हैं, कुछ लोगों ने अपना बलिदान दिया है, संघर्ष किया है। उनके बलिदान और संघर्ष की बदौलत ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो मेरी भी जिम्मेदारी है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, इस देश के जो शोषित पीड़ित लोग हैं उनके लिए लड़ूं। इसलिए लड़ता हूं, नहीं तो मैं भी चैन से रह सकता था। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। उम्मीद करता हूं 20 तारीख को 10 बजे सब लोग पहुंचेंगे। 20 दिसंबर को झांसी, रानी झांसी रोड पर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन है, वहां पर मिलेंगे। 11 बजे वहां से यात्रा शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथियों, इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी बात, 13 तारीख को जो सफाई कर्मचारियों का सिविक सेंटर घेरने का आंदोलन है, 10 बजे से मैं आपके साथ रहूंगा। आखिर समय तक लाठी गोली चलेगी, हम भी सीने पे खाएंगे, देखें किसमें कितना दम है। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।